हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियंस बायोलॉजी हब में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर ढंग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के सिलेबस के अंतर्गत यूनिट 1 से रिलेटेड एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हम लोग आज पार्ट 1 लेकर के आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही रिलायबल टॉपिक है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले कई सालों में कई बार पूछा गया है। अगर ध्यान रखिए, इसके 2 लेक्चर्स आने वाले हैं। आज पहला लेक्चर है, पार्ट 1 है, इसका एक पार्ट 2 भी आएगा। दोनों लेक्चर्स को जब तक आप नहीं देखेंगे, जब तक आप नहीं नोट्स उसके बनाएंगे, तब तक आप पूरे कॉन्सेप्ट को सही ढंग से, प्रॉपर ढंग से, ग्रेजुएशन के लेवल पर क्या चीजें होनी चाहिए वो आप समझ नहीं पाएंगे। तो आपको प्रॉपरली फर्स्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखने होंगे, उसके नोट्स बनाने होंगे और उसके बाद में आपके मन में, आपके जहन में एक भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। ये गारंटी हम लेते हैं। सारे कंफ्यूजन, सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी अगर आपने दोनों लेक्चर्स को सही ढंग से देख लिया कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कॉपी कलम लेकर के बैठ जाएं आप सभी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, और जिनका ये टॉपिक तैयार नहीं है वो भी तैयार करना चाहते हैं तो वो भी तैयार कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है उसको जो है लाइट माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मिरर का यूज होता है, जब उस पर सनलाइट पड़ती है, उस प्रकाश का कोई सोर्स पड़ता है, तब लाइट रिफ्लेक्ट होकर के जब चीजें होती हैं तब वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। और जब किसी इलेक्ट्रिक लाइट का उपयोग वहां पर किया जाता है तब वो लाइट माइक्रोस्कोप कहलाता है। तो ये कंफ्यूजन में ना रहे कि लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप अलग अलग चीजें हैं, दोनों एक ही चीजें हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रखें आप सभी कि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा रिलायबल है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखिए, बताया गया है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसको प्रकाशीय उपकरण कहते हैं, जिसका उपयोग बहुत छोटे छोटे जीवों, सेल्स, बैक्टीरिया, टिश्यूज और अन्य सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए किया जाता है। जाहिर सी बात है, क्या बताया गया है कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसका उपयोग क्यों किया जाता है? अगर हमको कोई छोटी वस्तु देखनी है, चाहे हमको कोई छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म देखने हैं, चाहे हमको सेल्स को आइडेंटिफाई करना है, देखना है, एनालाइज करना है, या हमको बैक्टीरिया को एनालाइज करना है, टिश्यूज को एनालाइज करना है, या कोई अन्य छोटी वस्तुएं भी हो सकती हैं उनको एनालाइज करना है, तो उसके लिए हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। एक टर्म लिखा है यहां पर, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? प्रकाशीय उपकरण। अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आप यूज कर रहे हैं तो वहां पर प्रकाश होना, लाइट होना बहुत मैंडेटरी होता है, चाहे वह लाइट नेचुरल फॉर्म में हो, यानी कि सनलाइट की फॉर्म में हो, या वो लाइट इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हो, लाइट जो आप देखते हैं उस फॉर्म में हो। तो किसी भी फॉर्म में लाइट हो, लाइट होनी बहुत जरूरी है। अगर लाइट नहीं है तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप वर्क नहीं करेगा। भाई, आप हम खड़े हुए हैं, हम यहां पर अंधेरा हो जाए, भी ये सब लाइट वाइट बंद हो जाए, तो क्या मैं दिखाई दूंगा? जबकि मैं क्या हूं? मैक्रो ऑर्गेनिज्म हूं, इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म हूं, तब भी मैं दिखाई नहीं दूंगा। तो बहुत छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको देखने के लिए जब लाइट नहीं होगी, जब उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी माइक्रोस्कोप की, तो उसको हम कैसे देख पाएंगे, है ना? देखिए, लिखा हुआ है, इससे कंपाउंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 2 प्रकार के लेंस मिलकर काम करते हैं। यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप को कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो है 2 लेंस काम करते हैं, 2 लेंस एक साथ वर्क करते हैं, इस कारण इनको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहा जाता है।
इस माइक्रोस्कोप में टू लेंस का फ्यूजन होता है। जाहिर सी बात है, दो लेंस होते हैं, उनका फ्यूजन होता है, यानी कि संयोग होता है, एक दूसरे के साथ में हेल्प करते हैं इमेज को बनाने के लिए। जो लेंस ऑब्जेक्ट वस्तु के पास होता है उसे ऑब्जेक्टिव लेंस, तथा जो यानी कि आंख के पास होता है उसे आई पीस कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि आपने यहां पर देख लिया है कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसमें दो प्रकार के लेंस होते हैं। कौन कौन से लेंस होते हैं? एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और एक होता है आई पीस लेंस। तो जो लेंस जिस ऑब्जेक्ट को, जिस वस्तु को हमको देखना है उसके पास में, उसके ऊपर जो लेंस होता है उसको हम लोग कह देते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। यानी कि जिस वस्तु को हमको देखना है उस वस्तु को देखने के लिए जो उसके पास में सबसे पहले जो लेंस होता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। और जो हमारी आंख के बाद पास जो लेंस होता है उसको हम लोग कह देते हैं आई पीस लेंस। भाई हम लोग देखते हैं ना, माइक्रोस्कोप देखते हैं तो उसमें आंख से हम उसको देखते हैं, तो आंख के पास जो लेंस होता है दैट इज कॉल्ड आई पीस लेंस। तो दो लेंस सिस्टम होते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, ऑब्जेक्टिव लेंस सिस्टम और आई पीस। ठीक है ना, ये बात आपके मन में क्लियर हो जानी चाहिए। आगे देखते हैं, आगे क्या बताया गया है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप रिफ्रैक्शन यानी कि प्रकाश का अपवर्तन के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। यानी कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पर, प्रकाश के परावर्तन के प्रिंसिपल पर, सिद्धांत पर वर्क करता है बच्चों। आगे बताया गया है जब लाइट ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु से होकर ऑब्जेक्ट लेंस में प्रवेश करता है तब ऑब्जेक्ट लेंस वस्तु का बड़ा और रियल यानी कि वास्तविक इमेज बनाता है। फिर आईपीस उस इमेज को या चित्र को बड़ा करके वर्चुअल इमेज के रूप में हमारी आंखों तक पहुंचाता है। यानी कि जो लाइट या कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होती है उसमें जो दो लेंस सिस्टम होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस सिस्टम होता है और आईपीस लेंस सिस्टम होता है। तो जब लाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है यानी कि जिस वस्तु को हमको देखना है, जिस वस्तु को हमको देखना है उसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो लाइट वहां से पास होकर के कहां पर जाती है? ऑब्जेक्टिव लेंस के पास जाती है। और ऑब्जेक्टिव जो लेंस होता है वो उस ऑब्जेक्ट की, जिस वस्तु को देखना है उसकी एक रियल इमेज, वास्तविक इमेज बनाता है। और वही जो वास्तविक इमेज होती है उस इमेज को कई गुना बड़ा करके, ज्यादा बड़ा करके जो आईपीस लेंस होता है वो उस इमेज को वर्चुअल फॉर्म में हमको दिखाता है, हमारी आंख को दिखाता है। हालांकि अभी आप ये बात नहीं समझेंगे, जब इसके दोनों लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे तब आप बिल्कुल एक एक बात समझ जाएंगे कि सर क्या बात बोल रहे हैं, कहां पर क्या चीज हो रही है। अभी आप उतना स्पष्ट तरीके से चीजों को नहीं समझ पाएंगे क्योंकि ये लेक्चर इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जब दोनों लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। पूरा आप आंख बंद करेंगे और बता देंगे भैया कहां पर क्या हो रहा है। हर एक चीज आपके दिमाग में, आपके जहन में बिल्कुल कंफर्म होगी। और वो कब होगी? जब आपके दोनों लेक्चर वो कंप्लीट हो जाएंगे, तब आप कह पाएंगे सर कि यहां पर ये होता है, वहां पर ये होता है, इस तरीके से होता है, सारी चीजें आपकी कंफर्म होगी। ठीक है ना। अब देख लेते हैं क्या बात होनी है। कह रहा है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के पार्ट्स के बारे में, कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के पार्ट्स दो भागों में डिवाइड या भागों में विभाजित होते हैं, डिवाइड होते हैं। क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। ठीक है, दो भागों में विभाजित होते हैं। कौन कौन से भागों में विभाजित होते हैं? पहला पार्ट जो होता है मैकेनिकल पार्ट होता है और दूसरा जो पार्ट होता है बच्चों ऑप्टिकल पार्ट होता है। यानी कि दो भाग होते हैं माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, एक मैकेनिकल पार्ट होता है और एक ऑप्टिकल पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग मैकेनिकल पार्ट की बात करते हैं। देखिए क्या होता है, जो माइक्रोस्कोप को पकड़ते हैं, चलाते हैं और फोकस करने में
सहायता करते हैं उनको क्या कहा जाता है, मैकेनिकल पार्ट कहा जाता है। बच्चों हम बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में भी पढ़ा सकते हैं, इतनी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं कि आप कहेंगे कुछ अच्छा तो है लेकिन समझ में नहीं आया। ऐसी लैंग्वेज में नहीं पढ़ाना चाहते हैं, वो लैंग्वेज में पढ़ाना चाहते हैं जो आपको समझ में आए, है ना। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो दो पार्ट होते हैं, एक मैकेनिकल पार्ट होता है, एक ऑप्टिकल पार्ट होता है। मैकेनिकल पार्ट वो पार्ट होता है जो माइक्रोस्कोप को, जिससे माइक्रोस्कोप को पकड़ते हैं, चलाते हैं, फोकस करते हैं, उन उन चीजों में जो सहायता करने वाले पार्ट्स होते हैं उनको मैकेनिकल पार्ट कहते हैं। और जो ऑप्टिकल पार्ट्स होते हैं बच्चा, वो क्या करते हैं, जो इमेज बनाने का कार्य करते हैं, यानी कि जो वाकई में जो इमेज बनती है वो किसके हेल्प से बनती है, ऑप्टिकल पार्ट्स के द्वारा बनती है। ठीक है, ये एक एक बात आपके जहन में बैठी होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, अब हम सबसे पहले बात करेंगे बच्चों मैकेनिकल पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मैकेनिकल पार्ट्स के बारे में हम बात करेंगे बच्चा कि मैकेनिकल पार्ट्स क्या होते हैं, और आपको एक एक पार्ट के बारे में विधिवत जानकारी होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, एक एक पार्ट के बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए। सबसे पहले मैकेनिकल पार्ट में जो पार्ट आता है बच्चा, वो पार्ट होता है बेस, यानी कि आधार। आधार वाला जो भाग होता है वो पहला पार्ट होता है। देखिए पूरा माइक्रोस्कोप इसी पर खड़ा रहता है, यानी कि जो बेस होता है इसी के ऊपर पूरा माइक्रोस्कोप क्या करता है, खड़ा रहता है। जो बेस होता है वही स्टेबिलिटी देता है, कंपन यानी कि वाइब्रेशन कम करता है, वाइब्रेशन भी ये कम करता है। तो कौन सा बेस वाला पार्ट होता है बच्चों, ये आप जो देख रहे हैं ये लिखा हुआ है बेस। ये जो पार्ट, पूरा पार्ट यहां पर बेटा, यहां से यहां तक जो ये पार्ट आप देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बेसल पार्ट। क्या है, ये बेस वाला पार्ट है। ये यू शेप्ड भी होता है बच्चों, ये वी शेप्ड भी होता है। ठीक है, ये कैसा कैसा हो सकता है, ये यू शेप्ड भी होता है, ये बी शेप्ड भी होता है। ये आप देख रहे हैं यहां पर, ये कैसा है, यू शेप्ड है, कभी कभी ऐसा बी शेप्ड भी होता है, ऐसा भी होता है बच्चों, है ना। कभी कभी ये वी शेप्ड ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है ना। तो ये जो नीचे वाला भाग होता है वो क्या होता है, बेस वाला पार्ट होता है, जो माइक्रोस्कोप को खड़ा करने का, रोकने का काम करता है, स्टेबिलिटी प्रदान करने का काम करता है, और वाइब्रेशन को, कंपन को कम करता है। जाहिर सी बात है अगर नीचे बेस ना हो तो वो हिलेगा, कंपन करेगा, दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। तो सबसे पहला पार्ट होता है बेस वाला भाग। दूसरा पार्ट यहां पर बच्चों देखिए कौन सा होता है, आर्म यानी कि भुजा। ये कौन सा पार्ट होता है, ये पार्ट होता है बेस और बॉडी ट्यूब को जोड़ता है, माइक्रोस्कोप उठाने के लिए इसी को पकड़ते हैं। यानी कि ऐसा पार्ट जो बेस को जोड़ता है और बॉडी ट्यूब को आपस में जोड़ने का काम करता है, उसको कह देते हैं आर्म। यानी कि ये देखिए ये वाला जो नाम लिखा है दैट इज कॉल्ड आर्म। अब ये देखिए बॉडी ट्यूब है बच्चों, ये क्या है, बॉडी ट्यूब है, ये पूरा रीजन क्या है, बॉडी ट्यूब है। और ये क्या है, बेस वाला भाग है। तो ये बेस वाला भाग यहां तक होता है बच्चों, ये यहां तक होता है, ये पूरा बेस ही है। तो ये आर्म जो होती है ये यहां से यहां तक देखिए बच्चों जा रही है। ये क्या करती है, ये क्या करती है, बॉडी ट्यूब को और ये जो बेस वाला भाग होता है इसको जोड़ने का काम करती है। ठीक है, क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। तो आपसे कभी कोई पूछे कि आर्म क्या करती है, तो बॉडी ट्यूब और बेस को जोड़ने का काम करती है, और ये इसका मेन एक फंक्शन होता है। और ध्यान रखिए अगर आपने कभी माइक्रोस्कोप देखी बच्चों, तो इसी वाले रीजन से, ये जो आर्म वाला रीजन होता है इसी से, इसी को एज अ हैंडल, जैसे हैंडल नहीं होता है खोलने के, गेट खोलने के लिए यूज किया जाता है, तो उसको ऐसे पकड़ लेते हैं और माइक्रोस्कोप को उठा लेते हैं। तो इसका उपयोग क्या होता है कि पहला बात तो ये बॉडी ट्यूब और बेस वाले भाग को जोड़ने का काम करता है, और दूसरा ये माइक्रोस्कोप को, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को उठाने का काम करता है, इसी से उठाया जाता है। ठीक है ना। तीसरा भाग देख लेते हैं, तीसरा भाग कौन सा है बच्चों, तीसरा भाग है बॉडी ट्यूब। बॉडी ट्यूब, अब देखिए ये वाला जो भाग है, ये वाला जो रीजन है दैट इज कॉल्ड बॉडी ट्यूब। ठीक है, ये बॉडी ट्यूब है। बॉडी ट्यूब में देखिए क्या होता है बच्चों,
आई पीस और ऑब्जेक्ट के बीच सही दूरी बनाए रखता है। यानी कि आई पीस यानी कि ये वाला जो लेंस सिस्टम होता है, और ये जो तीन यहां पर ये लेंसेस लगे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस। इनको क्या कहता है? इनको कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इन दोनों के बीच में जो एक बीच की जो दूरी होती है वो किसके द्वारा मेंटेन होती है? बॉडी ट्यूब के द्वारा। यानी कि आई पीस ये वाला जो पार्ट है बच्चों, और ये वाला जो पार्ट है, इसके बीच में जो दूरी मेंटेन होती है वो किसके द्वारा मेंटेन होती है? बॉडी ट्यूब के द्वारा मेंटेन होती है। ठीक है, कंफर्म हो गया आप सभी को? ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड। आगे देखिए अगला पार्ट क्या कह रहा है। अगला पार्ट है रिजॉल्विंग नोज पीस। क्या होता है रिजॉल्विंग नोज पीस? इसमें कई ऑब्जेक्टिव लेंस लगे रहते हैं। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव रिजॉल्विंग नोज पीस होता है, इसमें कई सारे, दो तीन क्या होता है, लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस लगे रहते हैं। इसे घुमाकर मैग्निफिकेशन बदली जाती है। कितनी मैग्निफिकेशन नॉर्मली देख करते हैं हम लोग? 4x, 10x, 40x, 100x। तो ये जो रिजॉल्विंग नोज पीस होता है, ये देखिए यहां पर रिजॉल्विंग जो नोज पीस वाला रीजन होता है, इसमें कई सारे ऑब्जेक्टिव लेंस, देखिए एक ये लगा हुआ है, दूसरा ये लगा हुआ है, तीसरा ये लगा हुआ है, और जिस लेंस का यूज करना है उसको घुमा घुमा करके यूज कर लिया जाता है ना। तो वो उनकी जो मैग्निफिकेशन पावर होती है बच्चों, वो अलग अलग इस प्रकार की रेंजेस में हो सकती है ना। 4x होती है, 40x हो सकती है, 10x हो सकती है, और भी ज्यादा हो सकती है। तो रिजॉल्विंग जो नोज पीस होता है उसमें कई सारे ऑब्जेक्टिव लेंस फिक्स होते हैं, जिनका उनकी रिक्वायरमेंट के आधार पर हम लोग उसको रोटेट करके उसका यूज कर लेते हैं। यानी कि मैग्नीफाई जितना हमको करना है, जितना हमको अच्छा, स्पष्ट और क्लियर ऑब्जेक्ट या वस्तु को देखना है, उस हिसाब से हम लोग उन लेंसेस को, ऑब्जेक्टिव लेंसेस को यहां से यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया। आगे देखिए एक वर्ड दिया गया है स्टेज। अब स्टेज आप लोग देखते हैं कि स्टेज तो कई प्रकार की होती है ना। अरे भैया स्टेज तो कई प्रकार की होती है। शादी बारातों में भी स्टेज लगती है, जिसमें दूल्हा दुल्हन खड़े होते हैं, बढ़िया जयमाला ऐसे डालते हैं और एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। एक स्टेज क्या होती है जिसमें लेक्चर होते हैं, बढ़िया प्रोग्राम चल रहा होता है, लेक्चर देते हैं टीचर्स, प्रोफेसर्स। एक मंच क्या होता है, एक स्टेज क्या होता है जहां पर धरना प्रदर्शन चलता है, वहां से लोग अपनी बातों को कहते हैं। एक मंच वो भी हो सकता है जहां से नेता लोग अपनी बातों को कहते हैं, और ऐसे कई सारे मंचेस अलग अलग तरीके से हम लोग कह सकते हैं। यहां पर जो स्टेज है वो कौन सी स्टेज है? यहां पर जो बच्चों स्टेज है वो ये वाली स्टेज है। ये देखिए लिखा हुआ है स्टेज। ये वाला जो पूरा रीजन बच्चों होता है, इसको कहा जाता है स्टेज। हालांकि अभी आप आगे देखेंगे कि इसको और भी कुछ नाम देंगे। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन होता है इसको क्या कहा जाता है? स्टेज कहा जाता है बच्चों। अब स्टेज का काम क्या होता है? स्लाइड रखने का प्लेटफॉर्म। और दूसरा काम क्या होता है? बीच में होल होता है जिससे लाइट ऊपर जाती है बच्चों। अब देखिए बच्चों क्या होता है, जो स्टेज होती है यानी कि ये वाला जो रीजन बच्चों होता है, यहां पर क्या होता है, हम लोग स्लाइड को रखते हैं। स्लाइड आपने देखी है, स्लाइड एक कांच की बनी हुई, एक स्पेसिफिक साइज में बनी हुई एक स्ट्रक्चर होती है, जिस पर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को रखते हैं, और तब हम लोग वहां पर फिक्स करके उसी को देख लेते हैं। तो स्लाइड को जिस जगह पर रखा जाता है, उस जगह, जिस जगह पर रखा जाता है उस जगह का नाम क्या होता है? स्टेज। थोड़ी सी चौड़ी होती है जिस पर उसको किसी भी स्लाइड पर को रखा जा सके, जिस स्लाइड में उस ऑब्जेक्ट को या उस वस्तु को रखा गया है ना। तो इसी को कह देते हैं बच्चों, क्या कह देते हैं? स्टेज कह देते हैं। क्या कहते हैं? स्टेज कह देते हैं। आगे देखिए क्या बताया गया है। अगला नाम दिया गया है स्टेज क्लिप्स। स्टेज क्लिप्स का जो काम होता है क्या होता है? स्लाइड को पकड़कर स्थिर रखते हैं। अब स्टेज क्लिप्स क्या होती हैं बच्चों? आप लोग देखते हैं लड़कियां या लड़के भी आजकल क्या करते हैं,
जिनके बाल बड़े हो जाते हैं वो क्या करते हैं, हेयर बैंड लगा लेते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो हेयर जो है उड़ते नहीं है ना, वो एक स्पेसिफिक मैनर में रहते हैं। लड़कियां भी चिमटियां लगाती हैं ना, तो उससे क्या कहते हैं कि बाल उड़ते नहीं है, एक एक जगह पर फिक्स हो जाते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, स्टेज पर क्लिप्स लगी होती हैं। देखिए बच्चा, ये जो संरचनाएं हैं, ये जो संरचनाएं आप देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेज क्लिप्स। इनको क्या कहते हैं, स्टेज क्लिप्स होते हैं। ये लोहे की स्ट्रक्चर्स होती हैं और इनका काम क्या होता है कि ये हल्का सा उठा करके और इनके नीचे स्लाइड रखते हैं और उनको फंसा देते हैं। ऐसे उठा करके साइड में करते हैं, फिर स्लाइड रखते हैं, फिर उनको उसके ऊपर स्लाइड के ऊपर इसको फंसा देते हैं। अब जब दोनों तरफ से स्लाइड के ऊपर ये क्लिप्स फंस जाती हैं, तो जो स्लाइड होती है वो मूवमेंट नहीं कर पाती। अगर हम लोग ऐसे ऐसे झुका भी दें माइक्रोस्कोप को, तब भी क्या होगा, वो स्लाइड हिलती नहीं है क्योंकि वो फंस चुकी है। तो ये काम होता है स्टेज क्लिप्स का बच्चों, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, आगे क्या कहा गया है, आगे एक नाम दिया गया है मैकेनिकल स्टेज। अब आप कहेंगे सर अभी हमने स्टेज पढ़ा है और मैकेनिकल स्टेज क्या होता है, तो बच्चों यहां पर मैकेनिकल स्टेज इसी स्टेज का नाम दिया गया है बच्चों। इसी स्टेज का जो नाम है वो मैकेनिकल स्टेज होता है। और आप देखेंगे, अगर आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को देखेंगे, तो मैकेनिकल स्टेज का जो कॉन्सेप्ट है, जो आजकल जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ रही है उनमें बहुत बेहतर ढंग से चीजें उसमें देखने को मिलती हैं। क्या होता है, मैकेनिकल जो स्टेज होती है, स्लाइड को लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करने में सहायता करता है। और इसी के साथ में एक नाम और भी जुड़ा हुआ है बच्चों, स्टेज कंट्रोल नॉब्स। स्लाइड की पोजीशन बदलते हैं, ठीक है। अब ये स्टेज कंट्रोल नॉब्स और मैकेनिकल स्टेज, ये दोनों आपस में, यहां पर ये जो स्टेज होती है इसको मैकेनिकल स्टेज कहते हैं। लेकिन ये आजकल जो माइक्रोस्कोप आ रही है इसमें बहुत अच्छी तरीके से देखा जा सकता है। इसमें स्टेज को इस तरीके से बनाया जाता है बच्चों कि यहां पर एक नई स्ट्रक्चर्स नीचे से जोड़ दी जाती हैं। तो उसमें क्या होता है, स्टेज को जैसे हम उसके नोब को हल्का सा राइट या लेफ्ट उसको घुमाते हैं, तो वो स्टेज भी मूव करती है, जिसके कारण स्लाइड को हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट में राइट में मूवमेंट करा पाते हैं, फॉरवर्ड में यानी कि आगे की ओर पीछे की ओर मूवमेंट करा पाते हैं। और उसकी पोजीशन भी, स्लाइड की जो पोजीशन होती है उसको भी हम लोग चेंज कर पाते हैं, किसकी हेल्प से, स्टेज कंट्रोल नॉब की हेल्प से। तो मैकेनिकल स्टेज और स्टेज कंट्रोल नॉब का जो रोल होता है वो स्लाइड को लेकर के होता है। स्लाइड को लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कराने के लिए और स्लाइड की पोजीशन को बदलने के लिए इस प्रकार की चीजों का उपयोग किया जाता है, जो आजकल कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बहुत कॉमन हो गया है, ठीक है ना। दूसरा एक नाम यहां पर दिया गया बच्चों, कोर्स एडजस्टमेंट नॉब। ये क्या होता है, देखिए यहां पर नाम लिखा हुआ है कोर्स एडजस्टमेंट नॉब। ये जो स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं कोर्स एडजस्टमेंट नॉब, इनको कहा जाता है बच्चा। क्या कहा जाता है, कोर्स एडजस्टमेंट नॉब कहा जाता है। इनका वर्क क्या होता है, देखिए लिखा हुआ है सबसे महत्वपूर्ण मैकेनिकल पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जल्दी फोकस करता है, स्टेज को ऊपर नीचे करता है, और लो पावर ऑब्जेक्ट में प्रयोग किया जाता है, यानी कि लो पावर ऑब्जेक्टिव में यूज किया जाता है। अब ये जो नोब्स होते हैं, कोर एडजस्टमेंट होता है बच्चों, ये ऐसे ऐसे जब इसको ऐसे ऐसे ऊपर की ओर या नीचे की ओर मूवमेंट कराया जाता है, तो ये जो पूरा हिस्सा है, ये जब हम इसको ऊपर की ओर और जब मूवमेंट कराते हैं, रोल कराते हैं, तब ये ऊपर भी जाता है और इसको हम लोग नीचे भी करते हैं। तो जिस तरीके से हमको इस पूरे पार्ट का यूज करना है, यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस और ये पूरा सिस्टम जो जिस तरीके से मूवमेंट हमको कराना है, ऊपर या नीचे कराना है, वो किसकी हेल्प से होता है, कोर्स एडजस्टमेंट की हेल्प से बच्चों होता है, ठीक है ना। ध्यान में क्लियर रखना सारी चीजें, ठीक है। और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि फोकस हो सके, अच्छा फोकस होगा तो अच्छा इमेज बनेगा और अच्छे से हम लोग इंफॉर्मेशन एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे क्या दिया गया है, फाइन एडजस्टमेंट नोब।
अब देखिए ये लिखा हुआ है फाइन एडजस्टमेंट नोब, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये कहता है, इसको कहते हैं फाइन एडजस्टमेंट नोब। इसको भी हम लोग रोल कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसका काम क्या होता है, बिल्कुल क्लियर इमेज देता है, बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर इमेज दे सकता है, थोड़ा थोड़ा फोकस करता है और हाई पावर का प्रयोग होता है। इसमें जो है हाई पावर का उपयोग होता है, फोकस करता है और क्लियर इमेज देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो पूरे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो मैकेनिकल पार्ट होता है वो कहां पर होता है और उसका फंक्शन क्या होता है ना। एक एक बात आपको पता होनी चाहिए और मैं समझ रहा हूं कि आपकी सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। कि आपसे कोई पूछ दे कि सर बेटा कोर्स एडजस्टमेंट कहां पर है, तो आप सीधे से कहेंगे कि सर ये वाला जो पार्ट होता है वो क्या कोर्स एडजस्टमेंट है। ये क्या करता है आपको पता है, स्टेज कहां पर है आपको ये पता है, सारी चीजें आपकी क्लियर हो रही हैं। अच्छा अगला पार्ट क्या होता है, इंक्लिनेशन ज्वाइंट। क्या होता है इंक्लिनेशन ज्वाइंट, माइक्रोस्कोप को थोड़ा झुकाने की सुविधा देता है, यानी कि माइक्रोस्कोप को झुका सकता है, दैट इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ज्वाइंट। इंक्लिनेशन ज्वाइंट पॉइंट होता है जो ये होता है, ये जो भाग होता है दैट इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ज्वाइंट। इसके द्वारा क्या होता है, पूरा का पूरा जो ऊपर का पार्ट होता है, पूरा जो कि आर्म होती है पूरी, इसको हल्का सा यहां पर क्या करा सकते हैं, झुका सकते हैं हम लोग, किसकी हेल्प से, इंक्लिनेशन ज्वाइंट वाले पार्ट से। ठीक है ना। अगला जो पार्ट है उसको कहते हैं पिलर। पिलर क्या होता है, बेस से आर्म को जोड़ता है। तो ये जो ये वाला पार्ट है, ये जो क्या है, ये पिलर है, ये क्या करते हैं, बेस वाले पार्ट को आर्म से, यहां पर बीच में आर्म जुड़ जाती है तो इसको जोड़ने का काम क्या करते हैं, पिलर उनमें हेल्प करता है। ठीक है ना। तो ये सारे जो पार्ट आपने देखे हैं वो क्या है बच्चों, ये सारे आपके मैकेनिकल पार्ट हैं। और माइक्रोस्कोप की जब भी बात की जाती है बच्चों, तब आपको उसके एक एक यानी कि सारे के सारे मैकेनिकल पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए भाई, बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर आप मैकेनिकल पार्ट आपको नहीं पता है तो आपसे कोई भी व्यक्ति, कोई भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा मैकेनिकल पार्ट कहां पर है, तो आपको कम से कम आना चाहिए कि बेस कहां पर है, क्या चीजें कहां पर हैं। ठीक है ना, सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब बच्चों एक चीज यहां पर और भी ध्यान रखिए कि देखिए यहां पर ये क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जहां पर ये मिरर का उपयोग किया गया है। ठीक है, किसका उपयोग किया गया है, मिरर का उपयोग किया गया है लाइट के लिए, लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए, यानी कि यहां पर लाइट पड़ेगी और लाइट रिफ्लेक्ट होगी, जिसका उपयोग लाइट सोर्स के रूप में किया जाता है। और वहीं अगर हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप की बात करेंगे, जहां पर जो लाइट है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल लाइट के फॉर्म में है। ये देखिए यहां पर जो लाइट बच्चों है वो कैसी फॉर्म में है, एक इलेक्ट्रिकल लाइट यहां पर यूज की गई है। यहां पर मिरर नहीं लगाया गया है कि मिरर पर लाइट पड़ेगी और फिर वो रिफ्लेक्ट होकर के लाइट का सोर्स बनेगी। यहां पर क्या किया गया है, कह सकते हैं कि यहां पर जो है, जो इलेक्ट्रिकल लाइट है, जो बिजली है, उसका उपयोग किया गया है यहां पर लाइट के सोर्स के रूप में बच्चों। यहां पर ये देखिए है ना। तो लाइट जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसमें लाइट के लिए मैकेनिकल लाइट भी यूज की जा सकती है, यानी कि जो बिजली होती है उसका उपयोग किया जा सकता है। क्योंकि अंधेरा है, लाइट नहीं है, तब हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको एनालाइज करना है तो हम लोग तो इलेक्ट्रिकल लाइट का ही यूज करेंगे। और लाइट का कोई नेचुरल सोर्स है, सनलाइट है, तो हम लोग मिरर का भी यूज करते हैं। नॉर्मली यही किया जाता है। जो हमारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो माइक्रोस्कोप्स होती है उनमें वो मिरर वाली माइक्रोस्कोप्स ही होती हैं। ठीक है ना। तो मैं समझता हूं आपकी सारी बातें यहां पर मैकेनिकल पार्ट और माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को लेकर के थोड़ी सी बातें क्लियर हो गई होंगी। इसका जो दूसरा पार्ट आएगा बच्चों, दूसरे पार्ट में आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, जब पूरा कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक भी कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं रहने वाला है। इसके बाद हम लोग इसके ऑप्टिकल पार्ट के ऊपर बात करेंगे। माइक्रोस्कोप
कैसे वर्क करता है, किस तरह से वर्क करता है उसके ऊपर बात करेंगे और इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, क्या क्या चीजें हैं, इतनी सी बात और करनी बाकी है जो कि सेकंड पार्ट में कंप्लीट हो जाएगी। तो सभी बच्चे इस नोट्स को बना लें और सेकंड पार्ट के भी नोट्स को बना करके लेक्चर जब देखेंगे तो इनका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल जो है क्लियर हो जाएगा, एक भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा और ये कॉन्सेप्ट आपको 25 नंबर एग्जाम में दे करके जाएगा। थैंक यू सो मच। और ध्यान रखिए सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा दें जिससे उनको आगे की सारी अपडेट मिल सके और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है ना।